हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं अपना कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्लास 10th ICSE बोर्ड का, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना, हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में क्लास 9 में। अगर आप जाओगे और इसे याद करोगे कि सर ने क्या पढ़ाया था, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि बेटा ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो ये दो टाइप की होती है। ठीक है ना बेटा, एक इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक होती है, दूसरा नॉन इकोनॉमिक होती है। हम लोगों ने इकोनॉमिक के बारे में तो बहुत चर्चा किया है सर, इसमें प्रोफेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट आता है और बिजनेस तो अभी तक पढ़ ही रहे हैं। बट नॉन इकोनॉमिक में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को स्टडी करना होता है, जैसे कि डोनेशन करना, चैरिटी करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये जो डोनेशन आप करते हो, ये चैरिटी करते हो या फिर किसी टेम्पल में जाते हो, ये कहीं ना कहीं ये लोग तो अपने खर्चे को चलाते हैं ना। देखो कि एक मंदिर को चलाने में भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग आपसे डोनेशन लेते हैं, कोई एनजीओ में डोनेट करते हो, किसी मंदिर में डोनेट करते हो, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इस्कॉन। ठीक है ना, इस्कॉन हो गया, यहाँ पे मैं भी अपना थोड़ा बहुत डोनेशन जो भी भगवान देते हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डोनेशन करना पसंद करता हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, आप जरूर कहीं पर भी डोनेट कीजिए, पर जरूर कीजिए। बिकॉज आप 1 रुपया देते हो, आई थिंक वो घूम के 10 रुपये बन के मिलता है। इन टर्म्स ऑफ देखो, एक तो ये चीज़ ठीक है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके चलो, खैर अभी इस पॉइंट पे आते हैं कि इस्कॉन की बात कर लेते हैं। चलो, इस्कॉन एक क्या है, एक टेम्पल है, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का टेम्पल है, राइट। तो ये एक ना एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर बहुत सारे टेम्पल्स चलते हैं। और इनको फंड कौन देता है? इनको फंड मिलती है बहुत सारे डेवोटीज से, मतलब बहुत सारे भक्तगण हैं, वो इनको क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे जाते हैं। आप वहाँ पे जा करके क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से जो भी आपकी श्रद्धा है, 10 रुपये 20 रुपये से लेकर के लाखों रुपये में, कई बार तो करोड़ों तक में इनको क्या किया जाता है, चढ़ावा चढ़ता है। लोग बेसिकली क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। ठीक है ना, ओके। तो अब क्या हुआ, इस्कॉन को बहुत सारे लोगों की तरफ से क्या होता है बेटा, डोनेशन आता है। इस बात को ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट है आपकी। ओके, तो जब इस्कॉन बहुत सारे जब डोनेशन को अपने पास लाती है, तो जाहिर सी बात है बेटा, ये आजकल के समय ऑनलाइन का ज़माना है, कोई भी कहीं पे भी बैठे बैठे इस्कॉन के वेबसाइट पे जाता है और जा करके क्या करता है, उनको डोनेट करता है। एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा आपको, प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं यहाँ पे इस्कॉन सर्च मारता हूँ, इस्कॉन जैसे ही मैंने सर्च मारा, देखो हमारे पास इस्कॉन का ये दिख गया। ओके, इस्कॉन का पूरा एक जो भी विकीपीडिया पेज और ये गूगल का जो भी है चीज़ें बाहर आ गई। अब यहाँ पे इस्कॉन पे लेट्स हम डोनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डोनेशन पे जाते हैं, इस्कॉन डोनेशन पे जाते हैं। देखो कि यहाँ पे डोनेट करने के लिए एक वेबसाइट ओपन होकर के आ गया, जो कि इस्कॉन द्वारिका का वेबसाइट है, दिल्ली में जो है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है खाना खिलाने के लिए आप पैसा दे सकते हैं, जो भी है। एक कस्टम अमाउंट यहाँ पे दे रखा है कि बेटा आप इनको डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि आप 1000 रुपये डोनेट करते हो तो 50 लोगों को खाना मिल जाएगा। 50 मील्स के लिए बेसिकली दे रहे हो, यानी कि बेसिकली 50 प्लेट खाना काइंड ऑफ बोल सकते हो, लोगों को मिल सकता है। अगर आप 2000 डोनेट करते हो तो 100 मील्स मिल सकते हैं, 5000, 10,000 सो ऑन आगे देख रहा है। उसके बाद आप मैनुअली पेमेंट करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे इनके बैंक डिटेल्स, जो येस बैंक में इनका अकाउंट है, अकाउंट का नाम क्या है, इंडिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब बेसिकली इस्कॉन का ये फुल फॉर्म है। अकाउंट नंबर दे रखा है, IFSC कोड दे रखा है कि आप डायरेक्टली जाकर के फ़ोनपे या पेटीएम जो भी यूज़ कर रहे हो, ये डायरेक्टली IFSC कोड यहाँ पे कॉपी करते हो और ये बेसिकली अकाउंट नंबर, IFSC कोड और यूज़र नेम यहाँ पे डालोगे। ठीक है, तो अपने आप ही वो रीड कर लेगा, राइट। उसके बाद आप इनकम टैक्स में भी एग्जेम्पशन मिलता है, खैर इसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे अभी, बस इतना समझो कि इनके डिटेल्स दे रखा है, आप इनको पेमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, ये देखोगे लगभग आप 5 लाख रुपये तक का डायरेक्टली डोनेट कर सकते हो। जब डोनेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास डायरेक्टली ये पेज ओपन होकर के आता है। ओके, मैं दिखा देता हूँ कैसे ओपन होता है। अब देखो यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स डालते हो, अपना डोनेट नाउ पे क्लिक करते हो तो फाइनली पेमेंट हो जाता है। आप अपने क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह जिससे भी चाहो वो पेमेंट कर देते हो। ओके, आप समझना इस बात को ध्यान से, मेरी बातों को समझना। ओके, कस्टम अमाउंट भी आपके पास ऑप्शन रहता है। कस्टम अमाउंट कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे QR कोड लगा हुआ है, डायरेक्ट फ़ोन से स्कैन करो, आपका पेमेंट हो जाएगा। ओके, या फिर आपके पास देखो यहाँ पे भी बैंक डिटेल दे रखे हैं, आप फ़ोन में डालो, 20 रुपये 10 रुपये जितना आपकी इच्छा है उतना आप पेमेंट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अब सवाल ये उठता है सर, ये पेमेंट तो आपने कर दिया, आपने बहुत सारे आप जैसे लोग होंगे जो दिल के बहुत बड़े और डोनेट कर देंगे, बट सवाल ये है कि सर इतने पैसे जब आएंगे तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, मतलब इसको मैनेज कैसे करना है। ओके, उनके लिए भी कुछ अकाउंट्स होगी। बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट एंड PNL और बैलेंस शीट बनाते हैं, बट इनको भी तो बैलेंस शीट की ज़रूरत पड़ेगी, इनको भी तो अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सोचो कहीं ना कहीं लोग जो पैसा दे रहे हैं उनका सही तरीके से पैसा यूज़ होना चाहिए, उन सबका हिसाब होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई पैसा डोनेट करा इसका मतलब ये कि उसको मिसमैनेज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, उसकी कोई हिसाब किताब नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है।
समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को हम लोग इस अकाउंट में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई साहब जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग का मतलब जैसे इस्कॉन हो गया, जो नॉन फॉर प्रॉफिट वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इनकी बात हो रही है कि इनकी फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे बनती है, ठीक है ना। कॉमर्शियल स्टडीज़ वाले क्लास 10 में पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, आपका बैलेंस शीट हो गया, जो कि बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए जो होता है वो सीखेंगे सोल प्रोप्राइटर के केस में, ठीक है। लेकिन आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेसिकली एनपीओ जो है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इनके लिए आपको सीखना है। ओके, अब ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। देखो कॉमर्शियल बैलेंस में देखोगे बहुत सारे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब क्या है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो प्रॉफिट के लिए, मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी जिससे आप प्रॉफिट को जनरेट करते हो, यही ना होता है। But the sole proprietorship concern or partnership as well as any other type of organization conduct their business with a profit motive। देखोगे बेटा जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, ये देखोगे इन सब में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा बेटा, वो है प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं ये, ठीक है ना। ओके, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। मगर ध्यान देना कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है जैसे स्कूल हो गए, आपके कॉलेज हो गए, मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इस्कॉन का, ठीक है। आपके पास क्लब्स हो जाते हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो जाते हैं, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी हो गया हमारा, अभी अलग अलग टाइप के सोसाइटीज़ होते हैं। ओके, हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, ऑर्फनेज मतलब अनाथालय हो जाता है। ये लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड तो कराते हैं लोगों को, लेकिन वो सोशल वेलफेयर के लिए होता है, उसके बदले में प्रॉफिट नहीं लेते हैं। ओके, ये नॉन फॉर प्रॉफिट वाला काम होता है, ठीक है। सिंस यहाँ पे प्रॉफिट होता ही नहीं है, ठीक है, इसी वजह से इनको नॉन ट्रेडिंग या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसको एनपीओ मैंने शॉर्ट में बोला था। एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही एनपीओ बोलते हैं। ओके, आप ध्यान देना, एनपीओ जो होते हैं ये कोई बिजनेस कैरी नहीं करते जिससे वो प्रॉफिट निकाल पाए, ठीक है ना। बेसिकली इनका पर्सपेक्टिव क्या होता है, लोगों की सेवा करना, ठीक है। दे डू नॉट सच रिक्वायर्ड अ प्रिपेयर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूँकि ये बेटा प्रॉफिट कमाते नहीं है तो इनको पीएनएल अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना कि हाउ एवर इन ऑर्डर टू असरटेन द करेंट इनकम, लेकिन इनको इनकम तो होती है ना, पैसे तो चाहिए, अपने फाइनेंशियल पोजीशन का तो ये पता करेंगे ना कि भाई साहब कितने पैसे इनका खर्च हो गया है, कितना पैसा इनके पास है। तो इनको क्या बनाना पड़ता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट तो बनाना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस शीट वही बात है, LHS इक्वल टू RHS, कितना कमाया कितना खर्चा सारे देखना पड़ेगा। ओके, अब देखो कहीं ना कहीं इस्कॉन के पास बहुत सारे टेम्पल्स होंगे, वहाँ पे खाना बन रहे तो वहाँ से बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं खाना बनाने के वो सारी चीज़ होंगे, ठीक है। इस्कॉन में कई बार AC लगा रहता है, फ़ैन होगा, सब चीज़ें उनके एसेट्स है, तो उनका बैलेंस शीट तो बनना इंपॉर्टेंट है ही भाई, बैलेंस शीट तो बनेगा। बट हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है, जब बिजनेस करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब क्या हो गया बेटा, इनकम का मतलब कितना आपके पास पैसा आया, एक्सपेंडिचर का मतलब अपने कितना खर्चा। ओके, तो इसी को बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम कहाँ से होता है भाई, डोनेशन से हो रहा है। एक्सपेंडिचर क्या करे, उस पैसे को लोगों के भलाई में खर्च कर रहे हैं, वेलफेयर में खर्च कर रहे हैं। ओके, ध्यान देना, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर अकाउंट स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, रिसीट और पेमेंट अकाउंट में कितना पैसा रिसीट हुआ कितना पेमेंट हुआ वो हो गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और इनकम अकाउंट बनाते हैं, बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ध्यान देना, ये जो होता है ना बेटा कैश बेसिस पे होता है। किस पे होता है, कैश बेसिस पे होता है। ओके, और ये जो होता है अक्रूवल बेसिस पे होता है। क्या किस पे बेसिस पे होता है बेटा, अक्रूवल बेसिस पे होता है, राइट। कैश बेसिस का मतलब होता है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, मतलब आज मैंने 100 खर्चा, आज 100 मैंने कमाया, डेट इज कैश बेसिस। बट ध्यान देना, आज मैंने 100 रुपये खर्चा और एक बंदे से मैंने 120 रुपये कमाया, जिसकी पेमेंट मेरे को 100 रुपये मिल चुकी है, बट 20 रुपये 2 दिन बाद देगा, बट मैंने आज इसको रिकॉर्ड करूँगा 120 रुपये, क्योंकि आज की मेरी कमाई थी ना 120। तो ये अक्रूवल बेसिस हो गया। बेसिकली क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम का वो इनकम है या एक्सपेंडिचर है उसको नोट करेंगे, चाहे उसकी पेमेंट फ्यूचर में हो या पास, मतलब फ्यूचर में हुई हो या नहीं हुई हो, ठीक है। मतलब एग्जांपल के लिए समझना, अक्रूवल बेसिस को मैंने क्लास 9 में पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है मेरे से जो बच्चे पढ़े उनको क्लियर होगा, बट स्टिल मैं एक बार रिवाइज करा दूँ शॉर्ट में, ठीक है। कैश बेसिस में और क्या होता है, बस शॉर्ट में मैं डिफरेंस क्रिएट करा रहा हूँ, समझ जाना। देखो, आज सब्जी वाले हुए, तुम्हारे घर के नीचे जो सब्जी वाले आते हैं, आइसक्रीम वाले आते हो, क्या करते हो तुम उनसे, अगर मान लो कि तुम एक 10 रुपये का आइसक्रीम खरीदते हो, तो क्या किया उन्होंने, तुम 10 रुपये का आइसक्रीम जब बेचा था, तुमने क्या किया, आइसक्रीम लिया और 10 रुपये दिया, डैट इज़ कैश बेसिस हो गया, ठीक है। उन्होंने तुरंत ट्रांजेक्शन किया, उनको पैसा मिल गया, कैश बेसिस हो गया। लेकिन अक्रूवल बेसिस क्या होता है कि मान लो तुम लेट से तुम्हारे घर पे दूध वाले भैया आते हैं, तो क्या करते हैं, वो पूरे महीने दूध देते हैं, फिर महीने के अंत में तुमसे क्या करते हैं, दूध का हिसाब देते हैं। लेट से तुमने 1000 रुपया महीने के अंत में उनको पे किया, तो डैट इज अक्रूवल बेसिस। मतलब ट्रांजेक्शन क्या हुआ, जिस दिन अब तुम जब दूध ले रहे हो बेटा, उस समय तुम्हारा खर्चा वो बुक हो रहा है, लेकिन तुमने पेमेंट बाद में किया,
तो दूध वाले भैया के लिए अगर आज वो तुम्हें 1 लीटर दूध दे दिया, उसके लिए लेट से वो 60 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, तो वो 60 रुपीज़ तुम चाहे 2 दिन बाद पे करो, वो मान लेंगे कि भाई उसी समय पेमेंट हो चुकी है उसकी, मतलब बेसिकली कमाई हो चुकी है उनकी, पेमेंट चाहे 2 दिन बाद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज मान लो आज 12 तारीख है महीने की, और 12 तारीख को आपने 60 रुपये का दूध लिया है, चाहे इसकी पेमेंट आप आने वाले 20 तारीख को ही क्यों ना करो, दूध वाले भैया के लिए वो 12 तारीख की इनकम होगी, ना कि वो 20 तारीख की इनकम होगी। तो ये होता है अक्रूवल बेसिस, ठीक है। कैश बेसिस क्या होता है भाई, जिस समय पैसा है उसी समय की वो इनकम है। तो ये बेसिकली क्या होता है, कैश बेसिस का मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कैश बेसिस होती है बिजनेसेस में, ओके सॉरी एनपीओज में भी, बिजनेस में भी देख लो, स्पेशली मैं बात करता हूँ एनपीओ के लिए। कुछ चीज़ों के लिए मान लो कि उनको लेट से कि अभी क्या करना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि अन्नदान करवाना है, तो पत्तल वगैरह लेना है भाई साहब, जिसमें खाना देते हैं ना वो, तो वो इमीडिएटली गए मार्केट से खरीद के लेके आए, कैश बेसिस था ना वो। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेट से कि उन्होंने एक प्रीमाइसेस को रेंट पे लिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा यज्ञ होने वाला है, जिसकी वो पेमेंट आने वाले समय पे करेंगे। लेकिन हाँ, क्या हुआ, आज ही उन्होंने रेंट पे ले लिया तो वो आज का खर्चा हो गया ना, लेकिन बार बार में पार्ट पेमेंट करते हो, ईएमआई के तौर पे पेमेंट कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रूवल बेसिस करते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी नीचे, बट मैंने अच्छे से बता दिया आपको। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट में हम लोग टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके ठीक है। टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाते हैं, एक तरफ होता है हमारा लाइबिलिटीज बेटा, दूसरी तरफ होते हैं हमारे एसेट्स। ये बिल्कुल अलजेब्रा की तरह है, LHS = RHS का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मतलब लाइबिलिटीज़ में हमारे यहाँ पे कैपिटल हो जाती है, जो भी कैपिटल लगी रहती है वो, प्लस हमारे जितने लाइबिलिटीज़ होते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद जितने एसेट्स होते हैं, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी हमारे पास मतलब एसेट्स है वो यहाँ पे रहेंगे, और इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। लेट से यह 100 रुपये की वैल्यू लाइबिलिटी की है, तो 100 रुपये की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, एसेट्स की बनेगी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। अब देखो डिटेल में बात करेंगे। एक समरी होता है बेटा सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का, जितने तुमने कैश बेसिस ट्रांजेक्शन करा है वो सारे चीज़ों का ये क्या होता है बेटा, समरी होता है, ओके। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे क्लब्स हो गए, स्कूल हो गए, जो ऊपर हम लोगों ने बात करा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है ना। ये रियल अकाउंट होता है, ये कैश रिसीट को ही शो करता है, इनफ्लो क्या, कितना कैश आया और कितना कैश गया, ठीक है ना। रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर द कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर, जो तुम्हारे कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन है या फिर रेवेन्यू के, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। इसका नेचर के हिसाब से बात करें तो रियल अकाउंट होता है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। ये क्लास 9 में हमने जनरल एंट्री सीखा था, ये उसी का है, ठीक है। गोल्डन रूल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये बेसिकली वही है, ओके कि जो आता है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, जो जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। लेट से क्या हुआ कि मान लो इस्कॉन ने क्या किया, एक AC बाय करा है, ठीक है ना, तो वो लोग क्या ट्रांजेक्शन पास करेंगे, AC अकाउंट डेबिट टू लेट से कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, और लेट से वो 50,000 का AC है तो 50,000 डेबिट हो जाएगा, 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग क्या यहाँ पे पास करेंगे, नरेशन बिंग AC परचेस्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे समझ में आया, ओके क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो देखो रियल अकाउंट का यहाँ ट्रांजेक्शन है, रियल अकाउंट का मतलब क्या, जहाँ पे एसेट्स या लाइबिलिटीज इन्वॉल्व होते हैं उसको रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं कैश बेस्ड क्या होता है। कैश बेस्ड का मतलब क्या होता है भाई साहब, कैश बेस्ड वाला ऊपर अभी मैंने बात आपको अच्छे से समझाया ना। अभी देखो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, कैश बेस्ड होता है बेटा, पैसा अगर आज का है खर्चा, वो सब्जी वाले भैया का एग्जांपल लिया, आइसक्रीम वाले भैया का एग्जांपल लिया, तुरंत पैसा कमाया, दैट इज कैश बेस्ड। इट रिकॉर्ड ओनली कैश और बैंक ट्रांजेक्शन, नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उधारी वाला काम नहीं होता यहाँ पे तुरंत खर्चा तुरंत कमाया, वो वाला काम है, ठीक है। समरी फॉर्मेट क्या होता है, ये रिसीट और पेमेंट, यहाँ पे 2 कॉलम बनते हैं बेसिकली, टी फॉर्मेट में होता है, एक तरफ होता है रिसीट, एक तरफ होता है पेमेंट, ठीक है, ओके। नो एडजस्टमेंट फॉर अक्रूवल्स, यहाँ पे अक्रूवल की एंट्री नहीं होती भाई साहब। डज नॉट कंसिडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब उधारी का चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, या फिर आपको किसी से उधार लेना है या फिर आपको किसी को उधार देना है, वो कैश अकाउंट में कभी भी नहीं आता, मतलब पेमेंट और रिसीट अकाउंट में कभी नहीं आता, ओके। इसमें तुम्हारे कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया, जैसे कोई एसेट बाय करा है, जैसे AC हो गया, ओके, कोई सैलरी पे करा है, ओके, या रेंट पे करा है, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं नो प्रॉफिट कैलकुलेशन। यहाँ पे तुम्हारे डज नॉट शो द प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं करते। जाहिर सी बात है, जब भाई एंटिटी ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी प्रॉफिट हो ही कैसे सकती है। ये बस कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो को बता देता है कि भाई कितना कमाया और कितना खर्चा, दैट्स इट, ठीक है। आगे बात करते हैं, ध्यान देना यूज़ ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्या हम लोग रिसीट करते हैं, पेमेंट अकाउंट में क्या क्या यहाँ पे करते हैं। तो देखो बेसिकली एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करते हैं, ओके। एग्जांपल पता है, चैरिटी, सोसाइटीज़ वगैरह वगैरह, ये हेल्प करते हैं ट्रैक करने में कैश और बैंक वाले ट्रांजेक्शन को, स्पेसिफिक फाइनेंशियल पोजीशन को बताने में हेल्प करते हैं, ओके।
ये प्रोवाइड कराते हैं समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, कितना कैश ट्रांजेक्शन किया बेटा उसका समरी प्रोवाइड कराते हैं कि भाई साहब इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इसका कोई तो आइडिया रहे, कोई तो बोलते हैं ना आता पता रहे कि पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, तो इसकी समरी ये प्रोवाइड कराते हैं। ओके, जो रिसीट होता है बेटा उसको इनफ्लो बोलते हैं, कितना पैसा मिला, जैसे आपने डोनेट किया इस्कॉन के लिए, क्या हो गया वो इनफ्लो हो गया ना, इस्कॉन को पैसा मिल गया। ठीक है, आउटफ्लो का मतलब क्या होता है पेमेंट्स। अब इस्कॉन क्या करेगी, बहुत सारी चीज़ें खरीदेगी ना, जैसे खाना खिलाना है तो बहुत सारे चावल को खरीदेगी, दाल को खरीदेगी, तो वो उसके लिए पेमेंट करेगी, तो डैट इज़ आउटफ्लो। ओके, ये हेल्प करता है समझने में कि मनी इज़ रिसीव्ड और स्पेंड, कितना पैसा कमाया और कितना पैसा खर्चा। ओके ओके, चलो एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल आप लोग खुद पढ़ेंगे। एक क्लब रिसीव, जैसे कोई सब्सक्रिप्शन मेंबर का होता है, कई बार क्लब में आप लोग मेंबरशिप वगैरह लेते हो या रेंट पे, तो वो उनके लिए जो मेंबरशिप प्राइस होता है उनके लिए क्या हो जाता है, वो इनफ्लो हो जाता है। लेकिन वही लेट से वो रेंट पे कर रहे हैं, किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे उनके लिए एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। ओके, जो स्पेंड के अंदर आते हैं। ये हेल्प करता है कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को पता करने में, ऊपर अभी हम लोगों ने बात करा है। ओके, ये कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड करता है। ये प्रिपेयर हम लोग इसमें क्या करते हैं बेटा, कैश बेसिस, मतलब हमारा पेमेंट और रिसीट अकाउंट के बेसिस पे बेसिकली करते हैं ना। ओके, एक्सपेंडिचर अकाउंट और इनकम अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब ये हेल्प करता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने में, जिससे हम लोग सरप्लस या फिर डेफिसिट निकाल सकते हैं। अब सर सरप्लस डेफिसिट क्या होता है, तो सरप्लस का मतलब बेटा प्रॉफिट, डेफिसिट का मतलब लॉस। ये बिल्कुल वैसा है, मान लो कि इस्कॉन ने 1000 रुपये का डोनेशन रिसीव किया, ओके, और इसने क्या किया 800 रुपये का लोगों को खाना खिला दिया, तब इसके पास कितना बचा है, 200 रुपये बचा है, तो ये बेटा ये क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी 200 रुपये क्या करेगा, फिर आगे चल के किसी और दिन अगले फाइनेंशियल ईयर में खाना खिलाएगा। तो बेसिकली ये प्रॉफिट नहीं मानते बेटा यहाँ पे, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सरप्लस बोलते हैं। बट मान लो अगर इस्कॉन को 1000 रुपये रिसीव हुआ है और इसने 1800 रुपये का लोगों को खाना खिला दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 800 रुपये का क्या हो जाएगा, इसको डेफिसिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं, ईजी टू प्रिपेयर अंडरस्टैंड, काफ़ी ईजी होता है भाई, कैश बेसिस होता है, प्रिपेयर करना आसान होता है, इसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे आप स्मॉल एनजीओस इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, बिना प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को हायर किए हुए। आगे बात करते हैं बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, कितना खर्च हुआ कितना। अब मान लो कोई इवेंट है, मान लो कि जन्माष्टमी, इस्कॉन है भाई जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाएगा, तो उनको पता है कि अब देखो हर साल वो मना रहे हैं जन्माष्टमी ना, तो उनको आइडिया है कि भाई कितने भक्तगण आते हैं, कितने प्रसाद बटेगा, कितनी लेवल की तैयारी करनी है, तो उनके पास कहीं ना कहीं ये कैश और पेमेंट अकाउंट हेल्प करेगा उनको पता करने में कि भाई साहब पिछले साल इतनी खर्ची हुई थी और इस बार लगता है भक्तगण बढ़ेंगे, तो एक काम करते हैं, लेट से पिछले साल 100 रुपये का खर्च हुआ था, तो इस बार अपन क्या करते हैं 200 रुपये का खर्च कर लेते हैं। तो ये पास्ट के हेल्प से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, ये डिटेक्ट करता है कैश की मिस मैनेजमेंट को अगर हो रही है, तो फ्रॉड अगर हो जाता है, देखो लालची लोग तो हर जगह है ना, घटिया लोग तो हर जगह है, तो कोई अपना घटिया लोग अपना बोलते हैं ना अपना फ़ायदा ना देखने लगे, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये बोलते हैं ना चेक अकाउंटेबिलिटी का काम करता है। ओके, और एक्चुअल कैश ट्रांजेक्शन को इसमें देखते हैं हम लोग, अक्रूवल बेसिस पे काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, भूलना मत। अब फॉर्मेट क्या होता है सर, देखिए ऊपर अभी मैंने बात किया था ना कि एक टी फॉर्मेट में बनाते हैं हम लोग, देखो कहाँ पे मैंने बोला था, ये देखो टी फॉर्मेट में बनाते हैं, तो देखो कैसा होता है टी फॉर्मेट, ये होता है एक तरफ हम लोग का क्या होता है रिसीट जो डेबिट होता है, एक तरफ होता है पेमेंट जो हमारा होता है बेटा क्रेडिट। अब मान लो इसमें जितना भी पेमेंट करेंगे, जैसे सैलरी दिया, रेंट पेड किया, इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस पे करी है, ऑफिस की एक्सपेंसेस पे करी है, कुछ परचेज किया जैसे एसी बाय कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं पे, मिसलेनियस छोटे मोटे और भी खर्चे हैं, और ये सारे जो होते हैं, या फिर लास्ट में जो पैसा बचा आपके पास खर्च करने के बाद, ये सारे क्या आते हैं पेमेंट साइड में आते हैं। ओके, लेकिन यहीं पे बात करते हैं हमारे क्या होता है, कोई भी सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं, डोनेशन कहीं से आता है, कोई इंट्रेंस फीस लेते हैं कहीं, अगर कोई मान लो इवेंट वगैरह करा रहे जहाँ पे इंट्रेंस टिकट वगैरह बेच रहे हैं, या फिर मान लो कोई हमारा पुराना एसेट्स था उसको बेचा, उससे पैसा आया है, कुछ गवर्नमेंट भी कई बार ग्रांट्स देती हैं, कई बार आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर कई बार लोन देते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपका, और कोई भी अदर काइंड ऑफ रिसीट्स होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं डेबिट साइड में आते हैं, और ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस भी क्या होता है हमारे रिसीट के डेबिट साइड में दिखता है। ठीक है, अब चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल एग्जांपल के मज़ा तो हमें आने वाला है नहीं, तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ध्यान देना, देखो एग्जांपल क्या हमारा रिसीट और पेमेंट अकाउंट का समझना। एक स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एक साल में कर रखा है, ये हमें क्या बोलता है, हमें बस क्लोजिंग बैलेंस बताना है, मतलब कि सर ये जो हम लोगों ने अभी देखा है ये वाली पार्ट हमें क्या करना है, फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। ओके, फाइंड आउट करनी है, ध्यान देते हैं, चलो देख पढ़ते हैं।
हमारे पास ओपनिंग कैश कितना है बेटा, बैलेंस 5000 है। अगर मैं टी फॉर्मेट में बना दूँ, ठीक है, मेरे साथ बनाना तुम लोग, ठीक है। चलो इस सॉल्यूशन को छोड़ो, हम लोग बस ऐसे देख के बनाते हैं। ओके, हमारे इधर क्या हो गया था बेटा, रिसीट्स हो गए थे, और ये हमारा क्या हो जाता है, पेमेंट्स हो जाती है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैनेज कर लेना प्लीज़। चलो ठीक है, तो हमारी ओपनिंग आ जाएंगी ना पे बेटा, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना हो जाएगा बेटा, 5000 हो जाएगा। ओके, अब देखो जितनी इनकम हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो जाता है बेटा, ठीक है, 20,000 रुपये का। जितनी इनकम हुई है एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डोनेशन रिसिप्ट हुआ है, ठीक है, कितने का, 10,000 रुपये का। उसके बाद रेंट पेड किया गया, चलो देख लेते हैं। रेंट, अच्छा उसके ऊपर का एक छूट गया मेरे से लग रहा है, रेंट पेड किया है 8,000 रुपये का, ओ सॉरी 3,000 रुपये का, माई मिस्टेक। चलो 3,000 रुपये का रेंट पेड किया है, और सैलरी पे किया है बेटा 8,000 रुपये का। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, मज़ा आ जाएगा तुमको, इससे ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछने वाला नहीं है 10th के लेवल पे। ओके, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारा हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे परचेज़ किया गया एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मतलब ये एसेट है हमारा, ठीक है ना, तो हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो जाएगा। इक्विपमेंट्स हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, बट आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म मार दिए, ठीक है, ध्यान देना। अब हमें क्या करना है, बस बेटा हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे निकल जाएगा। तो चलो टोटल कर लेते हैं ना, 5,000, 10,000, 20, 30,000, 25,000, 35,000, ये हमारा कितना होता है, 35,000 होता है। इधर भी 35 होना चाहिए। चलो 3, 11,000 हो जाता है, 11 और 13, 13 10 23,000 हो जाता है। तो 23, 7 और 5 कितना होता है, 12,000। तो 12,000 हमारा क्या हो जाता है, क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। तो यही होना चाहिए हमारा। चलो चेक कर लेते हैं। ओके, टोटल हमारा मिल गया ये बैलेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, क्लियर है। तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है हमारा। ओके, टोटलिंग हमने कर लिया, सॉल्व हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाया है, ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है, डोनेशन रिसिप्ट है, तीनों का टोटल कितना हो गया, 35,000। सैलरी पे किया है 8,000, रेंट रिसीव है 3,000। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं लिखने से रह गया था, तो मैंने ऊपर नीचे हम लोग थोड़ा कर लिए, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, कहाँ गया, परचेस इक्विपमेंट 12,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे 8, 3, 11 और ये 12,000 ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल पेमेंट किया, हमने बैलेंस कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास भी 12,000 बचे आ रहा है। तो कुल मिला के 35,000 LHS RHS बराबर कर दिया। हाउएवर उतनी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, देखोगे हमारे पास टोटल कर रहा था हम लोगों ने, कितना आया था, 8, 3, 11, 11 और 2, 13, 13 इधर 23,000 इधर हमारा टोटल आ गया था। यानी 23,000 हमने खर्चा है, और हमने कितना रिसीव किया है, 35,000। तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस कितनी हो जाएगी बेटा, आप 23 - 35 करो, कितना हो जाएगा, 7, 5, 12,000। तो 12,000 हमारी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये जो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। मज़ा आया, समझ में आया, बहुत आसान सा है। देखो ये एक्चुअली ये वाला पार्ट ना इधर लिख के इसको टोटल कर सकते थे, बट इधर भी कैसे किया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हो, एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। सर इसका डिफरेंसेस याद रख लेना, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा, यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। छपरी टाइप क्वेश्चन होते हैं, मज़ा आता है बनाने में, 2-4 नंबर के पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, रिसीट और पेमेंट अकाउंट तो एक तो रियल होता है, और ये बेटा नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। ये कैश बेसिस होता है, ये अक्रूवल बेसिस होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बताएगा, इसका सरप्लस और डेफिसिट को बताना। ओके, इसको भी देखेंगे हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी हम लोग नीचे देखेंगे डिटेल में। ज़्यादा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं आता है, आता भी दिखा नंबर के आया, तो उससे ज़्यादा नहीं पूछने वाले तुम्हारे, ठीक है, ध्यान देना। कैपिटल और रेवेन्यू आइटम दोनों ही इसमें होते हैं, इसमें केवल रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, कैपिटल नहीं आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन ये नहीं बताता, और ये केवल सरप्लस और डेफिसिट बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता, सरप्लस और डेफिसिट बताता है। अभी सरप्लस और डेफिसिट में क्या डिफरेंसेस होता है, प्रॉफिट और लॉस में, और सरप्लस और डेफिसिट में, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कुछ नहीं है, बस सेम सा है, ठीक है ना। बस फ़र्क ये है ना कि ये जो एंटिटी है बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट है। अब जब बोल रहे हो कि भाई जो तुम्हारा एंटिटी है प्रॉफिट के लिए है ही नहीं, फिर तुम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, कोई सेंस बनता है इस बात का, नहीं बनता ना। ओके, तो बिल्कुल वैसा ही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सरप्लस निकालते हैं। चलो आगे बात करते हैं। ऊपर से ये भी है ना कि बेटा जो ये सरप्लस कमाया है इसको वापस अपने ऑब्जेक्टिव में लगाना। अगर आज 100 रुपये बचा लिया इसको ने, तो कल वापस वो 100 रुपये को किसी और को खाना खिलाने में लगाएगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये किसी बिजनेसमैन के पास जाएगा फिर वो घर लेके चला जाएगा, जैसे हम लोग प्रॉफिट में करते हैं, ऐसा नहीं होता। ओके, ध्यान देना।
आगे बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, तो ध्यान से समझना। ओके, ध्यान देना। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है बेटा, ये सेम पर्पस के लिए होता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। समझ लो इसका जुड़वा भाई है, ठीक है। ये सीता है, अगर ये सीता है तो ये गीता है, ठीक है। ओके, ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में बनते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम लोग अक्रूवल प्रिंसिपल को फॉलो जब करते हैं तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। ये अकाउंट क्या करता है, तुम्हारे रेवेन्यू वाले आइटम्स को लिखता है। सब पे एमसीक्यू पूछ सकते हैं बेटा, याद रखना। रेवेन्यू कौन सा आइटम को रेवेन्यू का, यहाँ पर रेवेन्यू प्लस कैपिटल किस में रिकॉर्ड होता है, तो तुम्हारे रिसीट एंड पेमेंट में होता है। केवल रेवेन्यू आइटम कहाँ पे होते हैं, तो तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होते हैं, ठीक है। ये किस बेसिस पे बनता है, तो अक्रूवल बेसिस पे बनता है। कैश ऑन पेमेंट अकाउंट किस में बनता है, मतलब रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनता है, वो तुम्हारे कैश बेसिस पे बनता है। ये सारे चीज़ों को ध्यान रखना है, ये सारे एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट वगैरह बताता है। आउटस्टैंडिंग कितना पैसा किससे लेना है, कितना पैसा किसको देना है, ये सारी बातें यहाँ बताता है। और अंत में हम लोग क्या करते हैं बेटा, सरप्लस और डेफिसिट को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कुछ नहीं होता, लाइक अ लॉस एंड लाइक अ प्रॉफिट होता है। अब इसको हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, व्हेन इनकम एक्सीड द एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा है तो सरप्लस है। अगर आपका एक्सपेंडिचर आपके इनकम से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है। क्या हो जाता है, डेफिसिट होता है। क्लियर है। चलो अब इसकी देखो फॉर्मेट क्या होती है। फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऊपर लिखते हैं हम लोग फॉर द ईयर इंडेड, जैसे 31 मार्च, मान लो 31 मार्च, अभी साल कौन सा बीता है, 2025 बीता है ना, 2025 31 मार्च, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड होता है और ये हमारे इनकम साइड होते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सैलरी जितने भी खर्च हुए सारे यहाँ पे लिखे जाएंगे अक्रूवल बेसिस वाले, और जितने भी इनकम हुए सारे यहाँ लिखे जाएंगे। जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, कोई ग्रांट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट फीस मिली है, जनरल ट्यूशन मिला है, कोई इंटरेस्ट मिला है आपके डिपॉजिट पे, मान लो आपने कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उस पर डिविडेंड मिला होगा, कोई एसेट को बेचा तो उस पर प्रॉफिट हुआ होगा, हॉल रेंट अगर आपको रिसिप्ट हुई है, मिसलेनियस छोटे मोटे आपको इनकम हुए हैं, मान लो न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह बेचा है आपने। कई बार ये लोग न्यूज़पेपर मैगजीन्स बनाते हैं, जैसे कौन देखोगे भगवत गीता, बहुत सारे बुक्स वगैरह ये लोग बेचते हैं, तो उससे भी इनकम कमाते हैं। तो अंत में क्या होता है, इनको सरप्लस मिलता है, जहाँ पे इनकम ज़्यादा होती है इनके एक्सपेंडिचर से। और इसमें जितने सारे खर्च हम लोग करते हैं, जैसे इंश्योरेंस करवाना, डेप्रिसिएशन कर चार्ज करना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस करना, ऑफिस एक्सपेंसेस करना, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, डेफिसिट में आता है। मतलब यहाँ पे खर्चा इनकम से ज़्यादा होता है और अंत में टोटल कर देते हैं हम लोग। क्या ये बात समझ में आई है, ठीक है। अब देखो तीनों की डिफरेंसेस यहाँ पे दी गई है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, आप इसको पढ़ लेना लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया, ये मैंने 9th में ऑलरेडी पढ़ाया है, तो हो गया। नहीं समझ में आया तो जाकर 9th में पढ़ लेना, क्या दिक्कत है, लेक्चर्स तो पढ़े हुए हैं ना, रिवीजन फटाफट से रिवाइज कर लो, जाओ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो इस बात को ध्यान रखना कि कैश रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश बेसिस पे बनते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, तुम्हारा एनपीओ के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह काम करता है। अब पीएनएल अकाउंट क्या होता है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने पे हेल्प करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। मैंने स्पेशली यहाँ पे रखा भाई, रिमेंबर, भूलना मत, कांड मत कर देना एग्जाम में। अगर एमसीक्यूज वगैरह आए तो यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ना। ओके चलो आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पहले तो हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके बेसिस पे फिर हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो होता है ये प्रिपेयर किया जाता है रिसीट और पेमेंट अकाउंट का यूज़ करके। मतलब पहले ये बनता है, उसके बाद सारे कुछ बनेंगे ना। तो ये अक्रूवल इनकम होता है, जैसे अक्रूड इनकम कितना है, मतलब कितना पैसा मिलना बाकी है, ठीक है। पैसा आप कमा चुके हैं बट लेना बाकी, जैसे दूध वाले भैया आपको दूध दे के चले गए, ठीक है, मतलब भैया नहीं दी, उनकी भैंसिया देती है, बट ठीक है अभी पॉइंट पे रहते हैं ना। तो क्या हुआ कि दूध वाले भैया आपके घर पे दूध डिलीवर करके चले गए और आपको पेमेंट 2 दिन बाद करनी है, बट उन्होंने तो पैसा अर्न कर लिया ना, जैसे ही आपको दूध दिया उनकी पैसा बन गया। अब तुम दूध को चाहे फेंक दो, फट जाए, कुछ हो, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, उन्हें पैसा चाहिए। तो क्या हुआ, उनके लिए अर्न हो चुका है बट वो रिसीव नहीं किए, वो 2 दिन बाद रिसीव करेंगे, ठीक है। और वो आपके लिए क्या हो गया बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, मतलब आपके लिए उधारी लग गया, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, आपने बेसिकली आपने चीज़ को बेनिफिट तो ले लिया बट क्या हुआ है, आपने पेमेंट अभी नहीं करा हुआ है। बैलेंस शीट क्या करता है, हमेशा दिखाता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में मतलब एसेट्स वगैरह के जो डायरेक्टली बताते हैं वो सेम बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे बनता है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, ठीक है, फिर फंड्स वगैरह को हम लोग इसमें लिखते हैं। ये स्टेप्स बाय स्टेप मैंने चीज़ों को यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है।
ओके पहले प्रिपेयर करते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना, पिछले साल की बैलेंस शीट क्या है, फिर एक्यूमुलेटेड फाउंड जो भी हमारे पास चीज़ें हैं पिछले साल की उसको डालते हैं, फिर हमारे पास एक्सेस जो होता है एसेट और लायबिलिटी वो सारे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इनकम को एडजस्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, फिर क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं। अब इसको हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इसको पढ़ना बाद में तुमको खुद समझ में आ जाएगा। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, थियोरी पढ़ने वाला मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो नहीं हूँ। ओके चलो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होता है सर, कई बच्चों को बैलेंस शीट के बारे में नहीं पता है। तो बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनता है, एक एसेट्स दूसरे लायबिलिटी साइड होती है। जैसे एग्जांपल देख लो, ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ऊपर हम लोग बैलेंस शीट लिखते हैं एज ऑन मार्च, जो भी 25 है 26 है जो भी है हम लोग लिखेंगे। ओके उसके बाद कैपिटल फंड जो हमारे पास है प्लस जो हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके जो डेफिसिट लिया है या सरप्लस लिया उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, मतलब सरप्लस हुआ तो जोड़ देंगे, डेफिसिट हुआ तो बेटा घटा देंगे। उसके बाद कोई भी एंट्रेंस फीस अगर मिला है जिसको हम लोगों ने कैपिटलाइज्ड कर रखा है, कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जिसको हम चाहते हैं एसेट के तौर पे दिखाना, हमारे बिजनेस के मतलब जो एनपीओ के कैपिटल में वो दिखे, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। कोई भी डोनेशन रिसीव हुआ है, ठीक है ना, ये सारे यहाँ पे हमारे क्या होते हैं आ जाते हैं, जो कि तुम्हारे क्या बोलते हैं लाइबिलिटीज़ के तौर पे होते हैं। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड, इन्वेस्टमेंट, ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं लाइबिलिटी साइड में आते हैं। वही फिक्स एसेट में देखो कि बिल्डिंग हो गया, डिप्रिशिएशन हो गया, ये सब मतलब चार्ज करके नेट एडजस्ट जो नेट अमाउंट होते हैं हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। कोई स्पोर्ट्स फंड बना कर रखा है कि भाई खर्च करने के लिए, फ्यूचर में कुछ खर्च होने वाला है उसके लिए, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। ओके समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं करेंट लाइबिलिटी में, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर चार्जेस हो जाता है। सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हुआ एडवांस में तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए लाइबिलिटीज़ हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। बाकी प्रीपेड आपने कोई रखा कर रखा है, चाहे इंश्योरेंस हो, रेंट रेट हो, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट आज ड्यू तो हो गया लेकिन आपको रिसीव फ्यूचर डेट में होने वाला है। कोई सब्सक्रिप्शन जो आपका मेंबर है सब्सक्रिप्शन का पैसा पे करने वाला जो अभी नहीं पे किया फ्यूचर में पे करेगा तो वो भी एसेट है आपका। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे स्पेशल डोनेशन क्या होता है, बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन होता है जो स्पेसिफिक काम के लिए दी जाती है। जैसे कि मान लो हमने इस कॉन को डोनेशन किया और बोला कि काम करो इससे लोगों को खाना खिलाओ, ठीक है, इससे बिल्डिंग खरीद लो, एक मंदिर बनाओ, तो इसको बोलते हैं स्पेशल डोनेशन, मतलब स्पेशल चीज़ के लिए दी जा रही है, तो वो लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कौन पे कर्ज है कि भाई जिस चीज़ के लिए पैसा मिला उस चीज़ के लिए उसको यूज़ करना पड़ेगा। ओके जनरल डोनेशन क्या होता है कि भाई आप अपने पैसा ले लीजिए, आप इसका जो यूज़ करना है कीजिए लेकिन अच्छे काम के लिए करना। ओके लाइफ टाइम मेंबरशिप क्या होता है कि मान लो मैंने किसी क्लब का मेंबरशिप ले लिया जिसके लिए मैंने एक बार पेमेंट कर दिया, वो हो गया। एंट्रेंस फी क्या होता है, समय समय पे कई बार जैसे नाट्य प्रतियोगिता होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये एनपीओस क्या करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं वो एंट्रेंस फी चार्ज करते हैं आपसे, तो वो हो जाता है। लेगेसी अमाउंट क्या होता है, ये डोनेशन विल ऑफ डिसीज पर्सन, मतलब मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए हैं, ठीक है ना, मान लो मिस्टर जेड है, ओके इनकी मम्मी जो डेथ कर गई है, अब इनके बिहार पे क्या होता है उनके याद में कुछ डोनेशन करवा रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके याद में बोलते हैं कि एक मंदिर बनवाइए जिनके नाम पे उनकी माँ का नाम लिखा हो और इनके द्वारा डोनेट किया गया ऐसा लिखा हो, तो इसको लेगेसी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके कई बार आपने देखा होगा इन चीज़ों के कि इनके याद में बनवाया गया वगैरह वगैरह। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, मान लो कोई ओल्ड एसेट्स है वो बिक गए, ठीक है ना, जैसे एसी खरीदा, एसी एक समय पर ख़राब हो जाएगा तो उसके कबाड़ी वाले को बेचोगे तो कुछ तो पैसा आएगा ना, तो वो लिखोगे यहाँ पे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंड, कोई स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो लिखते हो, ठीक है। मान लो कि क्या होता है, मान लो कोई कंपटीशन करवा दिया आपने, अब वहाँ पे मान लो कि जो जीतने वाले उसको लेट से कुछ इनाम दिया गया, तो इनाम के लिए जो भी अवार्ड खरीदोगे, गिफ्ट खरीदोगे, उस पर खर्च तो होगा ना, तो वो इसमें आ जाता है। कैपिटल फंड क्या होता है, जो बेसिकली कैपिटल सरप्लस डोनेशन वाला जो अमाउंट होती है इसमें यहाँ पर लिखा जाता है। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आई है। सरप्लस आपको बताया अभी प्रॉफिट की तरह होता है, डेफिसिट मतलब लॉस की तरह होता है। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना और समझना, बिकॉज मैं क्या करूँगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए तुम्हारे कॉन्सेप्ट को मैं बिल्ड कर दूँगा, ठीक है। ध्यान से देखना, नहीं समझ में आएगा ये वीडियो में बोलूँगा कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करके देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मज़ा आएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मेरे साथ सॉल्व करना। जो नहीं सॉल्व करेगा उसको समझ में नहीं आने वाला है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, एक रिसीट और पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा है एक्स क्लब का, ठीक है, 31 मार्च 2022 का, ठीक है। इसमें हमें 3 काम करने होंगे बेटे, ध्यान देना। एक हमने क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है। क्या बनाना होगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, प्लस हमें क्या बनाना होगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर बेसिकली एक्सपेंडिचर एंड रिसीट जो हमारा अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली हमें बनाना होगा। ओके
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। फिर तीसरा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट आ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट आ जाएगा। अब ये कब होगा? ये 1 अप्रैल 2021 का बनेगा और ये 31 मार्च 2022 का बनेगा। ठीक है ना, जो ये डेट दे रखा है इस डेट का बनेगा। क्यों सर, ये क्यों बनाएंगे? ये इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें ओपनिंग चीज़ें पता ही नहीं है। ठीक है, कई डेटा होंगी इस क्वेश्चन में जो हमें पता ही नहीं चलेंगी। जैसे एग्जांपल में बताऊं, कैपिटल हमें पता ही नहीं चलेगा इस क्वेश्चन के भीतर क्योंकि दिया ही नहीं है। जैसे एग्जांपल है, अभी देखो रिसीट और पेमेंट अकाउंट में आपको पढ़वाता हूँ, समझना। हमारे पास कैश इन हैंड है 100 रुपये। ठीक है, बैंक के पासबुक के हिसाब से हमारे पास डिपॉजिट अकाउंट कितना है? 2230 है। करेंट अकाउंट 600 है। बैंक इंटरेस्ट 30 है। डोनेशन सब्सक्रिप्शन हमने 2600 रिसीव करा हुआ है। रिसीट फ्रॉम टीज जो हमारे पास है 300 है। ओके, कंट्रीब्यूशन टू फेयर है 100 रुपये का। ठीक है, सेल ऑफ इक्विपमेंट है 80 का। एक एक में डिटेल में जैसे जैसे मैं ट्रीटमेंट करूंगा आपको बताऊंगा, तो अभी घबराओ मत। यहाँ पे बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। इंटरटेनमेंट से आपने 780 कमाया है। ओके, उसका डोनेशन जो होता है टूर्नामेंट से आपने लिया है, कमिंग टूर्नामेंट से, वो 1000 रुपये का आपको डोनेशन मिल रखा है। खर्च क्या किया है? ग्राउंड बैंड का फीस, जैसे बीसीसीआई हो गई ना, वो हमारी एनपीओ हो जाती है। बीसीसीआई जैसे आईपीएल का मैच होता है, देखोगे बीसीसीआई मैच करवाती है ना हमारे देश में, तो वो ग्राउंड में क्या होता है, बहुत सारे ग्राउंड मैन होते हैं, बारिश होता है, देखते दौड़ते हैं ग्राउंड को सुखाने के लिए। कभी किसी प्लेयर को चोट लग जाता है तो उसके लिए पानी वगैरह लेके जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो ये बेसिकली बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जो ग्राउंड को मेंटेन के लिए काम करते हैं उनको ग्राउंड मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड मैन बोलते हैं। तो उनकी फीस होगी। ठीक है, हमारे पास मशीन है उसको मूव कर रहे, उसकी फीस होगी। रेंट हमने लिया है गोडाउन। ठीक है, हमारे फिर कॉस्ट ऑफ टीज लिया हुआ है, फेयर है हमारे पास। तो ये सारे तमाम खर्चे यहाँ पे दे रखे हैं। एक चीज़ जो आपके लिए नया वर्ड है वो है हॉर्नियम, जो आपने ये सुना होगा। ठीक है, इसका मतलब बेटा कुछ नहीं होता, सैलरी होता है। जो एनपीओ में हमारे काम करते हैं लोग, उनकी सैलरी को हम लोग हॉर्नियम बोलते हैं, जो सेक्रेटरी को दी जाती है। ओके, उसका ट्रेजरर होता है। ट्रेजरर मतलब क्या होता है? जो तिजोरियों के मतलब पैसे का बेसिकली संभालता है, कैशियर जो होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रेजरर बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, लेकिन देखोगे यहाँ पर कैपिटल मिसिंग है। कैपिटल जो फंड होता है वो है ही नहीं, इसके लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए देखो हमारे पास लास्ट ईयर का कुछ ना ओपनिंग बोलते हैं ना, यहाँ पे ओवरड्यू दे रखा है चीज़ें, जो हमारे पास एडजस्टमेंट है जिसको एडजस्ट करना है। इसके साथ एक हमें एडजस्टमेंट दे रखा है कि भाई 200 रुपये से सैलरी बढ़ानी है ओरोनियम और तुम्हारे सेक्रेटरी की, जो हमारा ट्रेजरर है उनकी सैलरी बढ़ानी है भाई साहब, उनकी सैलरी हाइक करनी है। ओके, एक चीज़ है। प्लस हमारे पास 31 मार्च 2022 को अकाउंटिंग कर रहे थे, हमारे पास ये डिटेल दे रखा है कि ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट आपको 2022 में करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको, इसके साथ आप समझते चलना और एक बार खुद से बनाना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और इसके साथ देखो गड़बड़ कर रहा है, ये हैंग हो रहा है क्या? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, काम कर रहा है। पहले हमारे पास ओपनिंग जो डिटेल्स है वो हम लोग क्या करेंगे बेटा? पुट करेंगे। तो ओपनिंग डिटेल्स क्या क्या है, ध्यान देना। हमारे पास जैसे कि क्या क्या है? कैश इन हैंड 100 रुपये हैं, डिपॉजिट अकाउंट 2230 है, करेंट अकाउंट की बैलेंस 600 रुपये है। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ें दी रखी हैं। चलो ओपनिंग देख लेते हैं। कैश इन हैंड 250 है, 3000 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रखा है? सब्सक्रिप्शन ड्यू। अरे क्या कर रहा है? ओके, ध्यान देना। सब्सक्रिप्शन ड्यू देख लेना, थोड़ा सा वो हैंग कर रहा है मे बी। चलो ठीक है, कोई ना, एडजस्ट कर लेंगे अपन। देखो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है, यहाँ पे पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखा होगा। कहाँ? ये 150 रुपये पिछले साल का है। ओके, और इस साल का 100 रुपये है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ड्यू यहाँ पे रिसीव कितना हुआ है देख लेते हैं, कहाँ गया? हाँ, 150 रुपये का ड्यू है सब्सक्रिप्शन। ओके, हमारे पास ये कैश डिपॉजिट हो गया, लिखा हुआ भी मिट गया। देखो कैश इन हैंड 100 था, करेंट अकाउंट में 300 था, और मशीनरी हमारे पास 800 रुपये की वैल्यू की थी। ठीक है, तो ये कुल मिला के वैल्यू जितना आएगा हम लोग जोड़ेंगे 3580 रुपये आएंगे। प्लस हमारे पास कुछ खर्चे थे उधारी जो हमें चुकाने हैं। ठीक है, जैसे 400 रुपया ओरेनियम था, 100 रुपया यहाँ पे ओवर ड्यू था। बेसिकली ये तुम्हारे खर्चे पता है स्टेशनरी के थे जो यहाँ पे दे रखे थे। मैं दिखाऊँ अगर तुम्हें, तो 100 रुपये देखो ये था। ओके, समझ में आ रहा है? फिर ओरेनियम के 400 रुपये बाकी थे, दैट इज़ ये वाला। ओके, तो हमें क्या करना है? ये सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाने हैं। ठीक है, देखो कहाँ गया? हाँ, 100 प्लस 400 कितना हुआ बेटा? 500। और जब ये माइनस ये करेंगे, मतलब 3580 में से हम लोग 500 को घटा लेंगे, विच इज़ वेरी बेसिक सा मैथमेटिक्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3080 रुपये निकल के आएंगे। तो विच इज़ आवर कैपिटल फंड। तो ये बेसिकली इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये पंचायत करा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट को देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास ग्राउंड बैंड की फ़ीस आ जाएगी 750 की। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 750 है क्या? हाँ सर है, बिल्कुल सही है, आगे बढ़े।
अब देखो इस जिस ग्राउंड पे काम कर रहे हो वहाँ पे ही रेंट होगी, तो भाई साहब ग्राउंड की रेंट कितनी है 250, चलो 250 देख लेते हैं है क्या, ये सर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फेयर एक्सपेंसेस बात कर लेते हैं, तो जो मेला लगा है फेयर लगा है उसकी एक्सपेंस कितनी है 400 रुपये। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिला है, इस चीज़ को समझना। मान लो कि क्या होता है कि तुम किसी के साथ जाते हो, ठीक है, लेट से तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर तुम लड़की हो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, ध्यान देना इस बात को। तुम जाते हो घूमने के लिए, राइट, और तुम हो तो अपने गर्लफ्रेंड के ब्याह पे क्या करते हो, तुम लोग कॉफ़ी पीते हो और फाइनली तुम क्या करते हो, तुम 400 रुपये कॉफ़ी का बिल आता है, ठीक है, तो 400 रुपये कॉफ़ी का बिल तुम पे करते हो। तो बाय गॉड तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है थोड़ी अच्छी है, वो बोलती है काम करो तुम 100 रुपये मेरे से ले लो, एटलीस्ट मेरे पास 100 रुपये वो तो दे दूँ, तो तुम 100 रुपये ले लो, ठीक है, तुमने 400 रुपये खर्च करें। तो बेटा देखोगे एक्चुअली तुमने कितना नेट खर्चा किया, तुमने सिर्फ 300 रुपये ही तो खर्च किया ना, क्या 400 रुपये खर्च किया, नहीं, तुमने 100 रुपये तो रिकवर कर लिए। वैसे ही है यहाँ पे मेला तो लगवाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया 100 रुपये, यानी नेट खर्चा 300 रुपये का है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा 300 रुपये का नेट खर्चा हो जाएगा, ओके। अब देखो हमारे पास चौथा जो मतलब नेक्स्ट आ रहा है वह है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 280 रुपये। मतलब इस साल हमने 280 रुपये पे किया है, लेकिन 1 मिनट यहाँ पे आओ, 100 रुपये कब का है बेटा, पिछले साल का है, तो पहले 100 रुपये माइनस कर दो, क्योंकि एक्रूअल बेसिस कर रहे हैं, ये पिछले साल का खर्चा पिछले साल में चला जाएगा ना, पिछले साल के हम लोग बैलेंस शीट में डाल दिए उसको, तो अब इस साल नहीं लगाना। यहाँ पे क्या करना है, 180 रुपये हमारे पास इस साल का पेमेंट है, लेकिन इस साल के अंत में फिर 80 रुपये बाकी रख गया, मतलब ये 80 रुपये को जोड़ देना है, तो हमारे पास कितना आएगा 260 रुपये, ओके। तो क्या 260 रुपये हमारे पास लिखा है हमें यहाँ पे, बिल्कुल लिखा हुआ है सर, हो गया हमारा, समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं, अब अगला आता है हमारे पास रिपेयरिंग का। तो रिपेयरिंग का देखोगे तो रिपेयरिंग इक्विपमेंट का खर्चा कितना है 500 रुपये है, समझ में आया। आप ध्यान रखना यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रखा है ना, इस यहाँ पे अनप्रेजेंट पेमेंट ऑफ रिपेयर्स 300 रुपये पिछले साल का है, 260 इस साल का है, तो 300 रुपये पहले हटा दो इसमें से, कितना हुआ 200, प्लस इसमें क्या करेंगे 260 इस साल वाला जोड़ देंगे, तो क्या 460 हो गया, क्या 460 आ रहा है, चलो धक धक हो रेला देख लेते हैं, अरे उड़ गया क्या ये, हाँ देखो 460 आ गया। क्या ये चीज़ें समझ में आ रही है, एक एक में करके अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, समझ में आएगी। अब देखो मशीनरी है, मशीनरी में देखोगे हमारे साल पिछले साल मशीनरी की वैल्यू कितनी थी बेटा 800 रुपये की थी, चलो ओपनिंग वैल्यू 800 रुपये है, प्लस इस साल मशीनरी हमने बाय करी है, मूविंग मशीनरी, कुछ सामान उठा ले जाने वगैरह वाला मशीनरी हमने बाय करी है, तो 1500 रुपये का मशीनरी हम लोगों ने बाय कर लिया, तो हमारे पास कितना हुआ 2300 रुपये का मशीन हो गया, मशीनरी हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस 2300 रुपये के मशीनरी में हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास दे रखा होगा हमारे पास इस बार का ये डेप्रिसिएशन कितना है पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लोजिंग मशीनरी की वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट इज द 1750, क्लोजिंग वैल्यू बेटा कितना है हमारी 1750 है, तो डेप्रिसिएशन यानी साल के अंत में हमारे पास सिर्फ 1750 का मशीनरी बचा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू बची हुई है। तो ये क्या एक्चुअली क्या हो जाएगा 5, अगर मैं माइनस करूँ तो भी हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1, यानी कि सर ये तो कुछ होगा नहीं, 550 रुपये का ही हमारा क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। जिनको पता नहीं उसके लिए मैं बता दूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है। मान लो कि तुमने एक मोबाइल फ़ोन बाय करा बेटा, मोबाइल फ़ोन जैसे बाय करते हो उसकी कीमतें कम होने लगती है, मतलब कि जैसे जैसे इस्तेमाल करोगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी समय के साथ साथ। वैसे ही हर एक मशीनरी की क्या होती है, जैसे आप खरीदते हो यूज़ करना इस्तेमाल करते हो, मतलब यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, उसकी कीमतें कम होने लगती है, ठीक है। इसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि एक समय बाद क्या होता है मशीनरी खराब हो जाती है, उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है ना, मोबाइल 3 साल 4 साल 5वें साल ऐसा समय आएगा जब खराब हो जाएगा, फिर वो भंगार में बिकेगा, राइट। तो ये वाली बात है, तो इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो 550 रुपये का क्या डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। प्लस एक चीज़ और है यहाँ पे, और वो ये कि 80 रुपये का देखो यहाँ पे सेल किया गया इक्विपमेंट को, मतलब कुछ पार्ट्स बचे हुए थे उसको बेच दिया, तो हमारा इनकम हुआ ना। तो ये 80 रुपये क्या करेंगे हम लोग को सेल कर दिया, तो मशीनरी में से 80 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी 550 में 80 और घटेगा, तो हमारे पास 450 हमारे पास बचेगा। और 400 रुपये हमारे पास ट्रेजर की सैलरी है, प्लस हमें बोला गया कि सैलरी बढ़ानी है, ठीक है। हम लोग जेठालाल तो है नहीं कि नट्टू काका की सैलरी बढ़ेगी नहीं, तो हम लोग बढ़ाएंगे। तो 400 प्लस 200 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आता है 600 आता है। तो देखो 600 रुपये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। प्लस ग्राउंड मैन को बोनस देना बाकी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है कि भाई साहब ग्राउंड मैन जो है इसको बोनस जो है ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब बाकी है देना। इसका मतलब क्या होता है बाकी है देना, बेसिकली ये उधार हुआ हमारे लिए, लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 300 रुपये हमने इसको भी दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम लोग क्या करेंगे जितने इनकम हुए उसको जोड़ लेते हैं फटाफट से। तो पहले हमारे पास जो ये देखोगे डोनेशन कितना हुआ 2600 रुपये रिसीव हुआ है, ठीक है ना। वर्किंग नोट में सारा करके बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। प्लस ये पिछले साल का 150 रुपये ड्यू था,
तो पिछले साल का इसमें से 150 हटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 2450 आ जाएगा। उसके बाद इस साल का ड्यू कितना 100 रुपये, तो हम लोग क्या करेंगे 100 रुपये इसमें ऐड कर लेंगे तो ये 2550 रुपये हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हमारे पास 2550 रुपये ये भी आ गया, समझ में आया। अब आगे बात करते हैं रिसीट फ्रॉम टीज, मतलब चाय वगैरह का। देखो चाय पानी का खर्चा होता है ना, तो देखो हम लोगों ने चाय पानी कितने का बनाया, मतलब चाय वगैरह बनाने की कॉस्ट आती है 250 रुपये का कॉस्ट आया हमारा, लेकिन रिसीट कितने किया भाई, चाय बेच रहे थे हम लोग 300 रुपया, मतलब हमने 250 रुपये का चाय बनाया है, रिसिप्ट कितने का किया 300 रुपये रिसिप्ट किया, तो 50 रुपीज़ का ज़्यादा हो गया ना, तो हमारा इनकम हुआ सरप्लस हो गया ये, तो 50 रुपीज़ ही हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास इंटरटेनमेंट से कुछ कमाई हुआ है 780 रुपये, कुछ नाटक वाटक हम लोगों ने कुछ तो भी किया होगा, 780 हो गया। प्लस अब हमारे पास देखो बैंक की इंटरेस्ट 30 रुपये थी, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोग करते थे उस पर इंटरेस्ट आती है ना, या फिर बैंक पे पैसा जमा कर रखा है तो उस पर इंटरेस्ट आती है, बैंक इंटरेस्ट देती है, तो 30 रुपये थी। प्लस एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि 20 रुपये और है जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब 30 रुपये थी, 20 रुपये और जुड़ेगी तो क्या 50 रुपये होगा। 100% यस सर होगा, एकदम मक्खन, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से समझाऊंगा भाई, एकदम फर्स्ट टाइम ही जो बंदा ये अकाउंट्स को इस चैप्टर को कर रहा है उसको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा तो 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देखना, जिसको आया वो भी देखना भाई, भूल जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, टोटलिंग करनी है। टोटलिंग करेंगे बेटा, तो 2550 में 50 जोड़ेंगे 2600 हो जाएगा, ठीक है। 2600 में 780 जोड़ देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 0 8 13 3 3380 हो जाएगा। 50 इसमें जोड़ देंगे, हमारे पास कितना होगा 8 5 13 सॉरी 8 और 5 13 और ये 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, बेसिकली 3480 हो गया। 3480 में से क्या करना है हमें, ये सारे माइनस करने हैं। ओके, तो सारे से माइनस करने तो 750 में 250 जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 में 300 जोड़ देंगे 1300 हो जाएगा, 1300 में 260 जोड़ेंगे 1560 हो जाएगा, 1560 में 400 जोड़ेंगे 1960 हो जाएगा, 1960 में फिर 40 जोड़ देंगे 2000 हो गया, 2000 में फिर 20 जोड़ेंगे हमारे पास कितना 2020 हो जाएगा, 2020 में फिर 400 जोड़ेंगे 2420 हो जाएगा, 2420 में फिर 70 जोड़ेंगे 2490 हो जाएगा, 2490 में 300 जोड़ देंगे 2990 हो, सॉरी 2790 हो जाएगा, 2790 में 600 जोड़ देंगे हमारे 3390 हो जाएगा। तो 3390 होने में फिर इसमें तुम घटाओगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 रुपये का बैलेंस, ठीक है 3390, और इसमें से माइनस करेंगे तो 0 13 में यहाँ पे 40, बाकी तो कट गया 40 हो गया हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा सरप्लस, या फिर इसको हम लोग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? ओके, अब बैलेंस शीट फटाफट से बना लेना है। पिछले साल का ग्राउंड वैन का कितना बाकी था, ऊपर बैलेंस शीट में हम लोगों ने देखा है अभी कुछ देर पहले एडजस्टमेंट में 300। प्रिंटिंग का कितना बाकी है 80, दिखा देता हूँ मैं 80 रुपये कहाँ बाकी है, ये 80 रुपये बाकी है, 300 रुपये ये बाकी था, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमें पास प्रिंटिंग का हो गया, ऑनरियम कितना देना है 400, क्योंकि 200 रुपये से रेंट मतलब इनकी सैलरी बढ़ानी है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास कितना 110 रुपये निकल के आता है, ओके। फिर कैपिटल फंड हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है 3080 रुपये ये आ गया था, प्लस 40 रुपये का हमारे पास सरप्लस हो गया, तो इसको जोड़ेंगे 3120 हो जाएगा। टूर्नामेंट फंड से हमारे पास डोनेशन कितना है 1000 आया, कहाँ लिखा है सर, ये लिखा है देखो, ठीक है। तो हमारे पास 1000 ये हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब ध्यान दें, अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कैश इन हैंड। साल के अंत में क्या क्या बचा है हमारे पास, तो साल के अंत में हमारे पास यही सारे डिटेल बचे होंगे, इनको भर देते हैं फटाफट से। 250 150 3090 देख लेते हैं, 250 150 3090। सब्सक्रिप्शन का ड्यू कितना 100 रुपया था साल के अंत में, देखो 100 रुपये ये हमारा सब्सक्रिप्शन का ड्यू है। उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू 20 रुपये है। मशीनरी की आखिरी कॉस्ट हम लोग 1750 रुपये कुछ देर पहले ही हम लोग कहाँ पे ये कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल करेंगे, हमारे पास बैलेंस शीट आ गया, मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बन गया। खुद प्रैक्टिस तुमको करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस करने नहीं समझ में आने वाला, लेट मी वेरी क्लियर विथ यू, ठीक है। ओके, बुक तुमको पीडीएफ हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगी, हार्ड कॉपी तुम खरीद सकते हो। व्हाट्सएप का आपको करना है किस नंबर पे 6388555077। अगर हार्ड कॉपी बाय करनी है तो पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कहाँ पे, वेदांत लर्निंग ऐप पे। तो आपको क्या करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे अकाउंट बनानी है। स्पैमिंग वाला अकाउंट मत बनाना, अपना नाम हीरो और पता नहीं क्या क्या गुंडा वगैरह इस टाइप का मत डालना, वॉट तुम्हें तुरंत ब्लॉक मार देगा, ठीक है। लेट मी क्लियर, जो तुम्हारा भगवान ने माँ बाप ने जो नाम रखा है प्यारा सा नाम होगा वो नाम डालना, रियल डिटेल डालना, जिससे आदमी हो पता लगे, ऐसा ना लगे कोई बोट ने लॉगिन किया हुआ है, ओके। दूसरी बात, ऐप के अंदर अभी थोड़े पंगे चल रहे हैं, मुझे पता है। तुम जैसे इनरोल करोगे तुम्हें बोलेगा भाई तुम्हारा ये जो कोर्स है वो एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू करवा लो। जैसे रिन्यू करने बोलेगा फिर से बोलेगा एक्सपायर है, रिन्यू करवा लो। तो इस चीज़ को बचने के लिए क्या करना है, इसी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, बोलना है कि वहाँ पे जो भी सर मैम वहाँ पे हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें बोलना है सर मैम प्लीज़ मैंने यहाँ पे जो भी कोर्स में क्लास 10th ICSE बोर्ड के फ्री वाले जो कोर्स हैं उसमें मैंने इनरोल करा है, मुझे PDF बुक चाहिए था, बट यहाँ पे एक्सपायरी बता रही है, रिन्यूअल करने बोल रहा है। तो वो लोग तो क्या करेंगे, तुरंत या कुछ
कुछ देर में आपको फिक्स कर देंगे प्रॉब्लम, फिर आप आराम से उस PDF को एक्सेस कर पाओगे बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। ओके अगर तुम्हें इस बुक को पसंद आता है तो वहाँ पे रिव्यू भी डालो, क्योंकि तुम्हारा रिव्यू दूसरे बच्चों को मुझ पे कॉन्फिडेंस देता है, मतलब वो फिर मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, बिकॉज हम लोग बहुत छोटे कम्युनिटी है और ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक दूसरे, मतलब तुम लोग यार मेरी हेल्प करो, ऑब्वियस ही बात है, तुम लोग के लिए लेक्चर मैं फ्री में दे रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई नहीं दे रहा है इस काइंड ऑफ, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट तो कर ही सकते हो। ओके तो ये चीज़ है। आई होप चीज़ें समझ में आपको आई हैं। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ये हमारा 100% प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का टॉपिक था, ठीक है। इसको बार बार जरूर से देखना, सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना, तुम्हारे पास जो भी बुक है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको जरूर बनाना। PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ बिना सॉल्व करे एग्जाम में मत जाना। ओके क्या ये बात समझ में आई? अब क्या होगा, अब हम लोग जो आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो बैंकिंग है ये वो सारे वो थियोरेटिकल होंगे, तो थियोरेटिकल मोड में ही हम लोग पढ़ेंगे। जो प्रैक्टिकल वाला फील था ना वो इसी चैप्टर तक था। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।